अक्सर ही हम अपने आसपास ये तो ज़रूर देखते हैं कि जो लोग सोसाइटी में इकोनॉमिकली वीक होते हैं उनको बाकी लोगों द्वारा एक्सप्लॉइट किया जाता है और ज़्यादातर केस में वो लोग अपनी इस कंडीशन से कभी भी बाहर नहीं आ पाते। लेकिन इसी बीच कई लोग इससे इतना परेशान हो जाते हैं कि वो अपने ही तरीके से अपने साथ हुए इनजस्टिस का बदला लेने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन एक ऐसे ही इंसान की है जो अपने आसपास हो रहे इनजस्टिस से इतना परेशान हो जाता है और वो कैसे इन चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल करता है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है टॉड फिलिप ने। अगर इस मूवी की बात करें तो इसने सिनेमा के इतिहास में अपना ही एक मुकाम हासिल किया था, जिसकी वजह से इसे 2 ऑस्कर मिले हैं। इस मूवी में हमें लीड रोल में नजर आते हैं ऑस्कर विनिंग एक्टर वॉकिन फिनिक्स, जिन्होंने इस मूवी के रोल के लिए अपने आप को एक अलग ही लेवल में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। इस मूवी के रोल के लिए वॉकिन फिनिक्स ने अपने वेट को 24 केजीज तक कम कर लिया था। तो इसी चीज़ से हम इनके डेडिकेशन के लेवल को देख सकते हैं और इन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग करी है उसकी मिसाल तो आगे आने वाले कई दशकों तक दी जाएगी। अगर इस मूवी की बात करें तो इसे IMDb पर 8.5 की रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने DC यूनिवर्स के हिस्ट्री में $1 बिलियन क्रॉस करने का रिकॉर्ड भी बनाया था। अगर हम इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो यह वैल्यू 7,500 करोड़ रुपए के आसपास होती है। तो इसी के साथ और देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। कहानी की स्टोरी लाइन 1981 की है, जिसमें कि हमें गौतम सिटी को दिखाया गया है। मूवी स्टार्ट होती है जिसमें हमें अर्थर फ्लैक्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि हाहा नाम की कंपनी के लिए काम करता है। अब यहाँ पर अर्थर सीवियर डिप्रेशन का पेशेंट होता है, लेकिन उसे लोगों को हंसाने में मजा आता है, इसलिए वह यह काम किया करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन अर्थर अपनी कंपनी के दिए हुए प्रमोशन के काम के लिए साइन बोर्ड लेकर मार्केट में खड़ा होता है। तभी इसी दौरान कुछ लड़के उस पर कमेंट करने लगते हैं और उसका साइन बोर्ड छीन कर भाग जाते हैं। अब यहाँ पर अर्थर उनसे वो साइन बोर्ड लेने के लिए उनके पीछे भागता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लोग एक सुनसान गली में चले जाते हैं, जहाँ पर उनका पीछा करने पर वो सभी अर्थर को अकेला पाकर उसे पीटने लगते हैं। उसे पीटने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद अर्थर अपने घर आता है। अब यहाँ पे मूवी में चल रहे टीवी प्रोग्राम से हमें यह पता लगता है कि गौतम शहर में अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थर का इलाज इस जगह पर चल रहा होता है जहाँ पर अर्थर साइकेट्रिस्ट को बताता है कि वह अपनी लाइफ से बहुत तंग आ चुका है और इसी के साथ वह उससे पूछता है कि क्या डॉक्टर उसकी दवाइयाँ बढ़ा सकते हैं। इस पर वह साइकेट्रिस्ट कहती है कि तुम पहले से ही काफ़ी दवाई खा रहे हो। इसके बाद अर्थर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जब अर्थर अपने घर जाने के लिए बस में बैठा होता है, तभी हम देखते हैं कि उसके बगल वाली सीट में एक बच्चा बैठा होता है। अर्थर उसे हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उस बच्चे की माँ उसे देख लेती है तो वो अर्थर को अपने बच्चे से दूर रहने को कहती हैं और इस चीज़ को देखकर अर्थर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। इसके बाद वह उस औरत को एक कार्ड देता है जिस पर हम देख सकते हैं कि उसे एक मेडिकल कंडीशन की वजह से किसी भी टाइम पर हंसी चालू हो जाती है और जिस पर उसका कंट्रोल नहीं होता है। मेडिकल लैंग्वेज में इस डिजीज़ को स्यूडोपल्मर इफेक्ट कहा जाता है। मूविंग ऑन, घर आने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्थर अपनी माँ पैनी के साथ रह रहा होता है। वो दोनों डिनर करके टीवी पर चल रहे एक प्रोग्राम को देखने लगते हैं जिसका होस्ट मरे फ्रैंकलिन नाम का आदमी होता है। अब यहाँ पर अर्थर अपनी इमेजिनेशन में खो जाता है और उसे लगता है कि वह मरे के शो के अंदर बैठा हुआ है और मरे ने उसे अपने साथ स्टेज पर इनवाइट किया है। इसके बाद अर्थर वहाँ पर मौजूद लोगों को ये बताता है कि वो किस तरीके से अपनी माँ की देखभाल करता है और इस चीज़ को सुनकर सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें अर्थर की इमेजिनेशन में चल रही होती हैं और असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद उसकी माँ उससे पूछती हैं कि क्या मेल बॉक्स में थॉमस वेन का कोई लेटर आया है और इसके बाद अर्थर की माँ उसे बताती हैं कि उसने थॉमस वैन के यहाँ काफ़ी टाइम तक काम किया है और अगर थॉमस वैन को उनकी कंडीशन के बारे में पता चलेगा तो थॉमस उनकी मदद के लिए किसी न किसी को ज़रूर भेजेगा। इसके बाद अर्थर उससे कहता है कि वो बहुत ही अमीर आदमी है और वो हम जैसे लोगों पर ध्यान भी नहीं देगा।
अब अगले दिन जब अर्थर काम पर जाता है तो वहाँ पर उसका कोवर्कर रैंडल उससे मारपीट वाले इंसिडेंट्स को लेकर उसे अपनी सेफ्टी करने के लिए कहता है और वो उसे एक गन देते हुए कहता है कि जब भी वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे तो वो इस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। और गन को देखकर पहले तो अर्थर उसे लेने से मना करता है, लेकिन बाद में वो उस गन को अपने पास रख लेता है। अब यहाँ पर उसका बॉस उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें जो साइन बोर्ड दिया गया था वह भी तुमने नहीं लौटाया है। इस पर अर्थर उसे कहता है कि क्या उसे नहीं पता कि उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी और वही लोग वो साइन बोर्ड को भी अपने साथ ले गए हैं। लेकिन उसकी इस बात को सुनकर उसका बॉस उससे मनगढ़ंत कहानियां बनाने को मना करता है। अब इस चीज़ को सुनकर अर्थर मानो अंदर ही अंदर टूट जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अर्थर जब लिफ्ट में जा रहा होता है तभी उसके पड़ोस में रहने वाली एक सिंगल मदर सोफी उसकी तरफ देखकर कुछ पोलाइट जेस्चर देती है, लेकिन यहाँ पर अर्थर उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में अजीब तरीके से बिहेव करता हुआ दिखाई देता है। अब अगले दिन अर्थर सोफी को फॉलो करता रहता है और वो ये देखता रहता है कि सोफी किस जगह पर आती जाती है। इसके बाद अचानक हम देखते हैं कि उसी रात को सोफी अर्थर के घर आती है और उसकी डोरबेल बजाकर उससे पूछती है कि क्या वो उसे फॉलो कर रहा था। इस चीज़ को उस पर गुस्सा करने की बजाय हंसने लगती है। इसके बाद अर्थर उसे अपने स्टैंड अप कॉमेडी शो में इनवाइट करता है जहां पर वह कुछ ही दिनों में परफॉर्म करने वाला था। इस पर सोफी उसकी तरफ देखकर हंसते हुए वहां से चली जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्थर उस स्टैंड अप कॉमेडी शो में परफॉर्म कर रहा होता है। तभी वो एकदम से अचानक नर्वस हो जाता है और अजीब तरीके से हंसने लगता है और दरअसल यह उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से हो रहा होता है। और इस चीज़ को देखकर वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ सोफी उसे देखकर हंस रही होती है। तभी सीन को यहाँ पर कट कर दिया जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अर्थर को उसकी कंपनी द्वारा बच्चों के हॉस्पिटल में परफॉर्म करने का टास्क दिया जाता है, जहां पर वह बच्चों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक उसकी जेब से वह रिवॉल्वर गिर जाती है जो कि रैंडल ने उसे दी थी और जब उसकी कंपनी को इस चीज़ का पता लगता है तो वह उसे जॉब से निकाल देती है। इस पर अर्थर इस चीज़ का बहाना बनाता है कि यह गन तो सिर्फ एक टॉय गन है और यह उसके शो का पार्ट थी, लेकिन इस पर उसे उसका बॉस बोलता है कि वह उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करे क्योंकि रैंडल ने उसे इस गन के बारे में बता दिया है। और उसका बॉस उससे कहता है कि रैंडल ने उसे ये भी बताया है कि यह गन अर्थर ने उससे खरीदी थी। अब जब अर्थर को अपने बॉस के थ्रू इस बात का पता लगता है तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि यहाँ पर रैंडल ने उसे धोखा दिया था और उसकी वजह से अर्थर की जॉब भी चली गई थी। अब इसके बाद अर्थर उदास होकर ट्रेन से अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि रात होने की वजह से ट्रेन के अंदर काफ़ी कम लोग होते हैं और यहाँ पर कुछ लोग एक औरत पर कमेंट्स कर रहे होते हैं। अब इस चीज़ को देखकर अर्थर जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन वो ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहा होता और जब वो लोग उसे ऐसा हंसते हुए देखते हैं तो वो सोचते हैं कि वो उन्हें देखकर हंस रहा है। इस पर वो उससे बिना कुछ पूछे हुए ही उसे पीटना चालू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि अर्थर इस चीज़ से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि वो उन 3 लोगों को अपने पास रखी हुई गन से शूट कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो वहाँ से भागने के बाद पब्लिक बाथरूम में जाता है जहाँ पर हमें उसका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। उन तीनों को मारने के बाद अजीब तरीके से डांस करने लगता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो उसके अंदर की कोई चीज़ जग गई है और यह कोई पुराना वाला नहीं बल्कि एकदम नया ही अर्थर है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो बिना किसी डर के सोफी के अपार्टमेंट में चला जाता है और वहाँ पर उसे किस करने लगता है। अब अगले दिन मीडिया में ट्रेन के अंदर मर्डर की बात चल रही होती है और यहाँ पर टीवी शो में थॉमस वेन इस मर्डर की निंदा कर रहे होते हैं और इसके साथ ही वो कह रहे होते हैं कि जिसने भी ये काम किया है वह एक जोकर की तरह है जो कि अपना फेस सबको दिखाने से डरता है और बस मास्क के पीछे छुपकर ये काम कर सकता है। और इसके साथ ही थॉमस वेन उन 3 लोगों को बेकसूर बताता है। इस चीज़ को देखकर अर्थर हंसने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में अर्थर वापस अपनी कंपनी में अपना रखा हुआ सामान लेने के लिए वहां पर जाता है और यहाँ पर वो रैंडल को अपने साथ किए गए धोखे के लिए कन्फ्रंट करता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि वो खुशी खुशी अपनी कंपनी छोड़कर चला जाता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो एकदम आज़ाद हो चुका है और उसे अब ये सब चीज़ें करने में मज़ा आ रहा है। अब आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि टीवी पर अमीर लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट चालू हो गए हैं और यहाँ पर जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उन्होंने भी अपने चेहरे पर जोकर का मास्क पहना होता है। इस पत्थर को मन ही मन ये लग रहा होता है कि इस सब चीज़ के रिवॉल्यूशन के पीछे उसी का हाथ है। अब एक दिन अर्थर को और अर्थर उसे मेल बॉक्स में डालने से पहले उसे खोलकर पढ़ने लगता है और यहाँ पर अर्थर को लेटर पढ़ने के बाद ये पता लगता है कि वो थॉमस वेन का बेटा है और वो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए अपनी माँ के पास जाता है। अब उसकी माँ उसे इस चीज़ के बारे में बताती हैं। वह उसे बताती हैं कि वह थॉमस वेन के यहाँ काम करती थी और उसके यहाँ काम करते हुए उसे उनसे प्यार हो गया था और वह थॉमस वेन के साथ फिजिकल रिलेशन में थी। क्योंकि वह बड़ा आदमी था इसीलिए वह पूरी दुनिया के सामने ये चीज़ नहीं बता सकता था। अब इस चीज़ को सुनकर अर्थर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। इसके बाद अब जब अर्थर को ये चीज़ पता लगती है तो वो थॉमस वेन से मिलने के लिए उसके घर जाने का डिसीजन लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि थॉमस वेन का जो मैंशन होता है उसके बाहर बहुत ही बड़ा गेट लगा होता है और यहाँ पर हम एक छोटे से बच्चे को खेलता हुआ देखते हैं। अब अर्थर उसे उसका नाम पूछता है तो वो बच्चा उसे अपना नाम ब्रूस बताता है और यहीं से हमें पता चलता है कि यह वही ब्रूस है जो कि हमें बैटमैन सीरीज में दिखाई देगा। इसके बाद अर्थर थॉमस वेन के यहाँ काम करने वाले एल्फ्रेड से बोलता है कि वो थॉमस वेन का लड़का है और वो उसे अपनी माँ पेनी के बारे में भी बताता है। इस पर अल्फ्रेड उसे बोलता है कि वह पेनी को जानता है लेकिन उसने उसे जो बात बताई है वह बिल्कुल ही झूठ है और थॉमस वेन का उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं था। और इसके साथ ही वह उसे बताता है कि उसकी मेडिकल कंडीशन ख़राब थी इसीलिए थॉमस ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया था। अब इस चीज़ को सुनकर अर्थर को गुस्सा आ जाता है और वो अल्फ्रेड का गला पकड़ लेता है। लेकिन वह जब साथ ही में खड़े हुए ब्रूस को देखता है तो वो अल्फ्रेड को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब आगे के सीन में हम देखते हैं कि अर्थर थॉमस का पीछा करते करते एक पब्लिक थिएटर में पहुंच जाता है और वहां पर वे थॉमस वेन को कन्फ्रंट करता है और उसे अपना पिता होने की बात बताता है। लेकिन थॉमस इस चीज़ के लिए साफ इनकार कर देता है और वो बोलता है कि उसे उसकी माँ पेनी के बारे में पता है और वो भी उसकी माँ पेनी का दिमागी संतुलन खराब होने की बात कहता है। और यहाँ पर वह अर्थर को इस चीज़ का भी रिवील करता है कि वह उसका अपना बेटा नहीं था बल्कि पेनी ने उसे अडॉप्ट किया था। अब यह चीज़ सुनकर अर्थर इसको मानने से साफ इनकार कर देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं कि थॉमस उसको वहाँ से जाने के लिए बोलता है और उसके चेहरे पर पंच मारकर वहाँ से चला जाता है। मूविंग ऑन, एक दिन अचानक पेनी की तबीयत खराब हो जाती है और जब अर्थर घर पर आकर देखता है तो वहाँ पर उसे 2 पुलिस इंस्पेक्टर भी खड़े हुए मिलते हैं और वो उससे ट्रेन में हुए 3 लोगों का मर्डर के बारे में पूछ रहे होते हैं। क्योंकि मर्डरर की जो फुटेज उन्हें मिली थी उसमें मर्डरर ने जोकर का मास्क पहना था और इसी के साथ ही उन पुलिस इंस्पेक्टर को ये भी पता लगता है कि अर्थर को भी उसी दिन जॉब से निकाला गया था। और जब ये सारी बातें वो अर्थर को बताते हैं तो अर्थर इस चीज़ को मानने से मना कर देता है और वो अपनी माँ की देखभाल करने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में हम अर्थर और सोफी को साथ में बैठा हुआ देखते हैं। तभी टीवी पर अर्थर का एक क्लिप देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है जो उसके फेवरेट शो जिसका होस्ट मरे होता है उसमें चल रही होती है। लेकिन जब उसे पता लगता है कि मरे सिर्फ उसका शो में मजाक उड़ा रहा है वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थर को मरे के शो में इन्वाइट किया जाता है क्योंकि उसके शो की वह क्लिप जिसे मरे ने प्ले किया था वह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी और इसीलिए उसे मरे के शो में एज अ गेस्ट इनवाइट करने का ऑफ़र दिया जाता है और इस ऑफ़र को सुनकर अर्थर इसके लिए हाँ कर देता है। अब आगे हम देखते हैं कि अर्थर उसी सिटी में जो असाइलम होता है उसमें जाता है और वहाँ पर अर्थर काम करने वाले आदमी से उसकी माँ का नाम बताकर उसे बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बारे में कहता है। इसके बाद वो आदमी अर्थर को ये बताता है कि उसकी माँ पेनी इसी असाइलम में काफ़ी टाइम तक भर्ती थी और इसके बाद की इन्फॉर्मेशन वो उसे नहीं दे सकता और इसके लिए वो उसे अपनी माँ को साथ लाने को बोलता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि अर्थर उसके हाथ से वो फाइल छीनकर भाग जाता है और पास ही की जगह में जाकर उस फाइल को चेक करने लगता है।
तभी उसे अपनी माँ पेनी की इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसे रीड कर कर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसमें लिखा था कि पेनी दिमागी रूप से बीमार औरत थी जिसने कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अर्थर को अडॉप्ट किया था, लेकिन वो अर्थर को बचपन में मारा करती थी और इसी के चलते अर्थर को सर में चोट लग गई थी और शायद इसी चीज़ की वजह से अर्थर को स्यूडो बबलर इफेक्ट की बीमारी हुई थी। अब जब ये सब चीज़ें अर्थर पढ़ लेता है तो मानो वह एकदम टूट जाता है, क्योंकि अब उसे यह पता लग गया था कि जिसे वह अभी तक अपनी माँ मानता हुआ आया था वह भी उसकी सगी माँ नहीं थी और उसने उसे इतने सालों तक झूठ बोला था। और इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थर उसी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर उसकी माँ एडमिट होती है और इसके बाद वहाँ जाकर वो अपनी माँ को मार डालता है। अब आगे के सीन में अर्थर सोफी के अपार्टमेंट में जाता है जहाँ पर वो चुपके से उसका गेट खोलकर अंदर सोफे पर बैठ जाता है। अब जब अचानक सोफी उस रूम में आती है तो वो अर्थर को देखकर डर जाती है और वो उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। और जब ही हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि जो भी चीज़ें अर्थर अभी तक सोफी के बारे में सोचता हुआ आया था वो भी सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी और वो उससे पहले सिर्फ लिफ्ट में मिले थे और बाकी के जो सीन्स में सोफी उसके साथ थी वो सिर्फ अर्थर की इमेजिनेशन में चल रहा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थर अपने हाथ से गन का सिंबल बनाकर अपने आप को शूट करता हुआ दिखाई देता है और इसके बाद इस सीन को यहीं पर कट कर दिया जाता है और अर्थर हमें सोफी के अपार्टमेंट से बाहर आता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर इस मूवी में यह बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया गया है कि अर्थर ने सोफी को भी मार दिया था, लेकिन शायद इसका आंसर प्रोबेबली ना ही है। अब नेक्स्ट सीन में अर्थर अपने चेहरे पर अलग तरीके से जोकर का पेंट करता है और यहाँ पर वो ये सोचने लगता है कि वो ऑडियंस को किस तरीके से हंसाएगा। इसके लिए वह मजाक में खुद को गोली से शूट करने का प्लान बनाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके घर की डोरबेल बजती है और उसके घर पर उसके कोवर्कर रैंडल और गैरी आए होते हैं और वो दोनों से कहते हैं कि उसे उसकी माँ की डेथ पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। अब यहाँ पर रैंडल अर्थर को बताता है कि कुछ पुलिस वाले उसके घर पर उन 3 लोगों के मर्डर के शक में उसे ढूंढते हुए आ रहे हैं। अब जैसे ही इस चीज़ को अर्थर सुनता है वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि रैंडल उसे फंसाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहा है और वो अपनी पॉकेट में रखी हुई एक कैंची से रैंडल पर बहुत ही बुरी तरीके से हमला कर देता है और वो उसके चेहरे पर जब तक कैंची से वार करता रहता है जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती। अब इस चीज़ को देखकर उसका दूसरा कोवर्कर गैरी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो अर्थर को छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। इस पर अर्थर उससे बिना कुछ बोले हुए वहाँ से जाने को कहता है और तभी अर्थर उस घर का गेट खोल देता है और गैरी को वहाँ से जाने देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्थर अब मरे के शो में जाने के लिए बिल्कुल रेडी होता है और तभी वो रास्ते में बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई देता है, जहाँ पर वो स्टेयरकेस पे डांस करने लगता है। इसके बाद वो डिटेक्टिव जो उसे पहले मिले थे वो उसे रुकने के लिए बोलते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन अर्थर उन दोनों को देखकर भागने लगता है और उन इंस्पेक्टर से बचने के लिए ट्रेन में चढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि गौतम सिटी में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे इसकी वजह से उस ट्रेन के अंदर काफ़ी लोग जोकर का मास्क पहने हुए थे। अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर अर्थर वहाँ से बचकर भाग जाता है और यहाँ पर ट्रेन के अंदर बाकी प्रोटेस्टर जैसे ही उन डिटेक्टिव को देखते हैं वो उन दोनों को पीटना चालू कर देते हैं। इसके बाद अर्थर मरे से मिलता है और वो अपने आप को जोकर कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है और साथ ही उसे ये बताता है कि उसे उसके शो में एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया है। इस चीज़ को सुनकर मरे उसे कॉन्ग्रेट्स करता है और वह उसके मेकअप के लिए उससे ये भी चीज़ पूछता है कि क्या ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है। इस पर अर्थर कहता है कि वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता और वो अर्थर को फटाफट से रेडी हो जाने को कहता है ताकि वो उसके साथ अपना शो स्टार्ट कर सके। अब इसके बाद अर्थर मरे के शो में आता है और यहाँ पर वो कुछ फ़नी कमेंट्स करते हुए लाइव शो में ये बताता है कि उसी ने उन 3 लोगों को मारा है। इसके बाद मरे उससे इस चीज़ के बारे में पूछता है। अब यहाँ पर अर्थर मरे को बताता है कि सोसाइटी सिर्फ अमीर लोगों की बातें ही सुनती है और सभी लोगों को लगता है कि वो 3 लोग अच्छे थे क्योंकि थॉमस वेन ने उन लोगों की टीवी में तारीफ़ की थी। और यही सोसाइटी का सच है कि लोग सिर्फ अमीर लोगों की बात सुनना ही पसंद करते हैं और गरीबों को हमेशा से ही यहाँ पर दबाया जाता है। इसके बाद मरे अर्थर पर चिल्लाता है और उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है। अब इस चीज़ को देखकर
अर्थर इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो अपने पास रखी हुई बुलेट से लाइव शो के अंदर ही मरे का मर्डर कर देता है और वो मरे की तरफ देखता हुआ ये कहता है कि तुम इसी चीज़ को डिज़र्व करते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि गौथम शहर में जो दंगे हो रहे थे वो अब बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए हैं और हर तरफ लोग जोकर का मास्क पहनकर घूम रहे हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि अर्थर को पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले जाया जा रहा होता है। तभी कुछ प्रोटेस्टर पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार देते हैं और अर्थर को बचाकर वहां से निकाल लेते हैं। और इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि थॉमस अपनी वाइफ मार्था और ब्रूस के साथ दंगों के बीच में वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक प्रोटेस्टर उनकी तरफ हंसता हुआ आता है और थॉमस और मार्था को उनके बेटे ब्रूस के सामने गोली मार देता है। इसके बाद हम यहाँ पर अर्थर को एम्बुलेंस के ऊपर चढ़कर लोगों को ग्रीट करते हुए देखते हैं और यहाँ पर इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो उन लोगों के लिए अर्थर एक भगवान की तरह है जिसने कि इस सारे सिस्टम में एक अजीब तरीके का रिवॉल्यूशन ला दिया है। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं कि अर्थर को लॉकअप में बंद कर दिया जाता है और वहाँ पर उससे एक साइकेट्रिस्ट से मिलाया जाता है। उसे देखकर अर्थर हंसता है और इसके बाद अर्थर हमें उस रूम से बाहर जाता हुआ दिखाई देता है जहाँ पर उसके शूज़ में ब्लड लगा हुआ था और इससे हमें ये पता चलता है कि उसने उस साइकेट्रिस्ट को भी मार दिया था। और इसी के साथ ही इस मूवी को ख़त्म कर दिया जाता है। अगर हम इस मूवी की बात करें तो अर्थर की ये कंडीशन शायद उसके साथ हुए इनजस्टिस और उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से थी, जिससे कि वो सोचता है कि सोसाइटी ने हमेशा से ही उसके साथ गलत किया है। इसी के साथ अगर हम बात करें इस मूवी की तो ये हमें बैटमैन का प्रीक्वल जैसा दिखाई देता है और इसी के आगे की स्टोरी हमें बैटमैन में दिखाई गई है। तो आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और ऐसी ही आने वाली मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।